देखो वैसे करंट अफेयर जो 31 और 1 तारीख को न्यूज़ में थे, उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में समझेंगे। अब समझेंगे कैसे, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप देखो, क्या आपको देखना है यहाँ पर कि जो ये स्कीम है, कौन सी स्कीम है, अगर आपने इसके बारे में नाम सुना, पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। अब ये पीएम ई ड्राइव स्कीम होती क्या है, जो बार बार यहाँ पे चर्चा में आ रही है, तो पहले इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ठीक। अब पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है, वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सब्सिडी के मामले में है। मतलब क्या, सरकार ये चाहती है कि जो ई व्हीकल हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए कोई चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे सब्सिडी दी जाए। तो इस तरह की स्कीम सरकार लेके आती है और सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी का जो टाइम है उसको 31 जुलाई तक बढ़ा के कर दिया गया है 2026 तक। मतलब क्या, तब तक अभी सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। ये किसके माध्यम से पता चला है, ई ड्राइव स्कीम में जो नया अपडेट है उसके माध्यम से पता चला है। अब ई ड्राइव के बारे में जो जो चीज़ जाननी है वो आपको तीनों फैक्ट में मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे एडिशनली आपके लिए एक एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। ये अगर आप देखो, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पीएमएफआईएस ने इसको बनाया था कि आखिर पीएम ई ड्राइव की ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर आप देखो, ईवी कॉस्ट को कम करना, ठीक है ना, ईवी जो चार्जिंग है उसको बढ़ाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चार्जिंग वगैरह है उनको प्रमोट करना, ये सारा पर्पज है किसका, पीएम ई ड्राइव का, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीज है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसके एडिशनल फैक्ट्स भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे इसे केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है या राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है, या दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब स्टेटमेंट देखो, इट इज़ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट रिप्लेस द फेम टू इनिशिएटिव टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मतलब क्या, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे फेम टू स्कीम को रिप्लेस करने के लिए लागू किया गया है। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। दूसरा, द स्कीम प्रोवाइड डिमांड इंसेंटिव। यह योजना जो होती है, डिमांड मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है 2 व्हीलर 3 व्हीलर ई एम्बुलेंस को लेके, ठीक है। तीसरा, टू क्वालिफाई फॉर सब्सिडी व्हीकल मस्ट रजिस्टर्ड अंडर द CMV आर एक्ट। मतलब क्या, वही प्रोडक्ट इसमें क्वालिफाई होगा जिसने इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया हो। तो पहले अगर आप देखो तो जो फेम स्कीम हुआ करती थी, जो सिमिलर अगर आप देखोगे तो ई व्हीकल उसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। तो 2024 में फेम 2 के बाद ईवी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव को शुरू किया। कब, 2024 में शुरुआत की गई। तो एक तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है भाई कि कब इसको शुरू किया गया, इसका टेन्योर कब से कब तक है, 2024 से 2026 तक है, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसमें 2 व्हीकल को, 3 व्हीकल को और ई एम्बुलेंस तीनों को ही बढ़ावा दिए जाने की बात होती है। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसमें CMVR जो एक्ट बना है ना, उसमें जो हाई टेक्नोलॉजी की बैटरी है उसको लेके कंडीशंस बताई गई हैं। तो जो व्हीकल इसको क्वालिफाई करेगा उसी को इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। ये स्कीम जो है, ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब सार्वजनिक जो चार्जिंग सेंटर है उसको बढ़ावा देना, इन सब पर काम करती है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर ना बोल के स्पॉन्सर्ड बोल देता तो आप कन्फ्यूज हो जाते। तो स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि सेक्टर स्कीम ही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया, 2024 में लॉन्च, किस तरह की स्कीम है, किन किन के लिए है, ये एक्ट वाली बात एडिशनल आपने जान ली। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना, क्योंकि सरकार इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, आपको पता है ई व्हीकल्स को लेके सरकार अलग अलग स्टेप्स उठा रही है, तो ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किसकी, CMS कॉप। जो CMS है, CMS मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इसकी 10वीं बैठक हुई है, उसको COP15 15वीं बैठक हुई है। अब अगर आप देखो कॉप क्या होता है, तो देखो कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस कन्वेंशन में कौन कौन से लोग हैं उनकी बैठक होती है। अब कोई संगठन जिसकी हर साल होती है, जैसे UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन UNFCCC है, इसकी बैठक हर साल होती है। तो इसकी COP 38 39 इस तरह से चलेगी। लेकिन कुछ होते हैं जिनका 2-2 साल में बैठक होती है। अब उसी तरह से 15वीं बैठक थी किसकी, CMS की। CMS क्या है, CMS का संबंध किससे है, तो CMS का संबंध बॉन कन्वेंशन से। बॉन कन्वेंशन इसे कहते हैं। ये कहाँ पे है, बॉन है जर्मनी में। ये क्यों किया गया था, जो भी पक्षी माइग्रेट करते हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ऐसे माइग्रेटेड पक्षी जो होते हैं उनका कंजर्वेशन हो, इसके लिए CMS कन्वेंशन किया गया था। और ये संस्था UN बेस्ड संस्था है, UN आधारित संस्था, UN सपोर्टेड संस्था है। अब जो CMS है ना, ये 2 अपेंडिक्स अपनी तैयार करता है। अपेंडिक्स 1 तैयार करता है, अपेंडिक्स 2 तैयार करता है। जब भी किसी जीव जंतु का आप कंजर्वेशन स्टेटस
पढ़ते हैं तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती होंगी। पहला तो आपको ये देखने को मिलता होगा कि भाई ये IUCN की किस में है, फिर आपको वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और ये CMS भी आपको देखने को मिलता होगा। तो अपेंडिक्स 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो खतरा होता है, जिनकी जान का खतरा होता है और जिनके शिकार पर प्रतिबंध होता है, मतलब क्या शिकार पर प्रतिबंध लगा होता है, वो अपेंडिक्स 1 में आते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो असुरक्षित जो वल्नरेबल हैं और जिनके लिए कंजर्वेशन की आवश्यकता है वो अपेंडिक्स 2 में आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो बेसिक बात तो आपने सारी इसके बारे में यहाँ पे समझ ली। कब ये साइन हुआ था? तो 1979 में इसको साइन किया गया था, बॉन कन्वेंशन। मतलब क्या, समराइज करो, स्कॉप 15 हुई है, बॉन कन्वेंशन से संबंधित CMS जर्मनी में बॉन है और 1979 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके दो अपेंडिक्स हैं, पहली और दूसरी, आपने दोनों समझ ली। अब स्टेटमेंट देख लीजिए तो तीन और आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। एकमात्र ऐसा संगठन है जो माइग्रेटेड स्पीसीज को लेकर बढ़ावा देता है। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ग्लोबली अगर आप देखोगे ना, CMS के अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं मिलता जो माइग्रेटेड स्पीसीज के लिए काम करते हैं। दूसरा, अपेंडिक्स 1 लिस्ट स्पीसीज दैट हैव अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस रिक्वायर्ड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। मतलब अपेंडिक्स 1 में क्या होता है, इंडेंजर्ड जनजातियाँ होती हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अप्रतिकूल, अनफेवरेबल नहीं, यहाँ पे इंडेंजर्ड होती हैं। अनफेवरेबल किस में होती है? अपेंडिक्स 2 में होती हैं। अप्रतिकूल अपेंडिक्स 2 में होगा, इंडेंजर्ड अपेंडिक्स 1 में होगा। तो दूसरा ऑप्शन हट जाएगा, सही आंसर 1 और 3 आ जाएगा। सम्मेलन को 1979 में स्टैब्लिश किया गया था, हस्ताक्षर हुआ था। यूनेप के अधीन कार्य करता है। यूनेप क्या है? यूनेप का हेडक्वार्टर का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी में मिलेगा, जो कि केनिया में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। ठीक है, तो आपने दो क्वेश्चन इस तरह से समझे। आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा, क्वेश्चन किसके बारे में देख लेते हैं, चलिए, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या ये मध्य भारत का टाइगर रिजर्व है? ये इस पेयर्स में पूछा जा रहा है, आपको पता है नहीं पता है, या नर्मदा के दक्षिण में है, या नल्ला मल्ला पहाड़ी में नवगांव नागजीरा। आखिर न्यूज़ में क्यों था? पेयर्स में क्वेश्चंस बन सकता है, इस तरह से स्टेटमेंट भी बन सकता है। तो महाराष्ट्र में है। सबसे पहले आपको बात ये जाननी है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है। 1 अप्रैल के आसपास अगर आप देखोगे तो बफर एरिया को कंट्रोल मिलेगा। ठीक है, तो ये मध्य भारत में मिडिल इंडिया के आसपास ही ये देखने को मिलेगा आपको, है ना। और 2013 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। महाराष्ट्र का 5वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? महाराष्ट्र का 5वां टाइगर रिजर्व है। इसमें नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा शामिल है, नागजीरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शामिल है, कोका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शामिल है। ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे ना, तो ये जैसे मध्य प्रदेश का मैप आपने देख रखा है, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र आपको पता कुछ इस तरह से है ना, इस रीजन में, क्योंकि ये कान्हा, किसली, पेंच और जो मध्य प्रदेश में इनसे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब टाइगर रिजर्व तो टाइगर तो पाएंगे ही, तेंदुआ भी मिल जाता है, तो अलग अलग जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी जानना जरूरी हो जाती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, क्या सतपुड़ा नर्मदा के दक्षिण में है? तो अगर आपने मध्य प्रदेश का नक्शा देख रखा है, तो अगर आप देखोगे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती इस तरह से बहती है, तो इसके राइट हैंड साइड में आपको विंध्याचल देखने को मिलेगा, मतलब विंध्याचल इस तरह से पर्वत देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर हम देखें कि आखिर इस एंगल से अगर आप देखोगे, इस एंगल से देखोगे तो आपको ये राइट एंगल में आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एंगल से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। अमराबाद नल्ला मल्ला पहाड़ियों का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अमराबाद तेलंगाना में है और ये नल्ला मल्ला जो हिल्स है उसका पार्ट है, ये भी टाइगर रिजर्व है आई थिंक। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर क्वेश्चन है कि द जाम्बेजी रिवर विच होस्ट द करीबा बॉस डैम इम्पटीज इट्स वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग। जाम्बेजी जो नदी है, करीबा जिस पर डैम बना है, किस अंतः सागर में अपना जल गिराती है? इसके लिए जानना जरूरी है आपको मैप आपको पता होना चाहिए। तो आप ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका का मैप कुछ इस तरह से है और हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जाम्बेजी नदी अगर आप देखोगे तो ये जा रही है, ये जा रही है और ये इंडियन ओशियन में अपना पानी गिरा रही है। सबसे पहले बात ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जो जाम्बेजी नदी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि जो करीबा डैम है, करीबा डैम, ये देखिए करीबा डैम 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो जाम्बेजी नदी है 2 देशों की सीमा बनाती है।
ये पहला देश है जिम्बाब्वे, दूसरा है जाम्बिया। तो जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा भी बनाती है, दोनों को बिजली भी देती है। और लेक करीबा भी यहाँ पर है, लेक करीबा है, लेक कोहर बासा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब ये फ्लो कैसे करती है, तो सब मिटा देते हैं, फ्लो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये आती है कि अंगोला से शुरू करती है फ्लो करना। अंगोला के बाद ये जाम्बिया जाती है, अब ये मैप है ना, और ये इसका फ्लो है, जाम्बिया जाती है। जाम्बिया के बाद आप कहाँ जाएगी ये, अगर आप देखोगे नामीबिया जाएगी, ये बार जो थोड़ा सा इससे नामीबिया जाएगी। नामीबिया के बाद आपको ये बोत्सवाना जाएगी, बोत्सवाना से थोड़ा गुजरेगी, बोत्सवाना के बाद जिम्बाब्वे जाएगी, यहाँ से गुजरेगी, और लास्ट में ये मोजाम्बिक जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे 6 देशों से गुजरती है। विक्टोरिया वाटरफॉल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका सही आंसर ऑटोमेटिकली आपने देख लिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, डिफिकल्ट भी बनते हैं, ईजी भी बनते हैं। हम हर तरह से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहला ही देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्यों न्यूज़ में था, तो पहला टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, अगर आप देखोगे तो हाल में क्या हुआ, अग्रे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अग्रे, इसे क्या कहा जाता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर, मतलब उथले पानी में क्या करेगा, ये सबमरीन वगैरह के खिलाफ काम करेगा, ठीक है। अब ये इसकी खासियत अगर आप देखो तो 8 इस तरह की एंटी सबमरीन बनाई जा रही हैं, उसमें ये 4th है, मतलब क्या 3 बन चुके हैं, चौथा बने। किसने बनाया है, कोलकाता गार्डन जो शिपयार्ड लिमिटेड है उसने इसको बनाया है। तो ये पता होना जरूरी है। इसके ईस्ट में INS एग्रे का पुनर्जन्म देखने को मिलता है। अब ज़्यादा इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको फैक्ट्स के थ्रू ही आप इतना जान लोगे यहाँ पे। पहले, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन नेवल वॉरशिप टू यूटिलाइज वाटर जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। मतलब क्या ये पहला ऐसा टेक्नोलॉजी युद्धपोत है जो वाटर जेट का यूज करेगा, ये बात एकदम गलत है ना। इससे पहले भी कई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज हुई हैं, कई सारे उसमें, ये बात यहाँ पे गलत है। दूसरा, द वेसल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिप्लेस अभय क्लास कॉर्वेटर एंटी सबमरीन। इस पोत को पनडुब्बी रोधी बनाया गया, अभय श्रेणी के कॉर्वेटर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इट इज़ इक्विप्ड विद द इंडिजिनस डेवलप रॉकेट लॉन्चर लाइट वेट टॉर्पीडो, से स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर हल्के टॉर्पीडो से सुसज्जित है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भावसागर रेफरल सेंटर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आखिर ये भावसागर रेफरल सेंटर क्या है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने क्या किया है, गहरे समुद्र के जो जीव होते हैं उनके लिए नेशनल रिपोजिटरी बनाई है, और इसको मान्यता दी गई बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको मान्यता दी गई है। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स ब्रीड्स के जो इंफॉर्मेशन है इसमें इस रिपोजिटरी में रखी जाएगी, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे तो नेशनल रिपोजिटरी के रूप में नामित किया किस संगठन के अंतर्गत आता है, अब ये किसके अंतर्गत आता है, NIO के अंतर्गत आता है, CMLRE के अंतर्गत, GSI के अंतर्गत, या इनकोइस के अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा CMLRE, मतलब CMLRE का भावसागर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2001 के अंतर्गत ये खोजी गई नई एक संरक्षक, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इन चीज़ों को संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्कला जिसे हाल में 20 सिटी टूवर्ड जीरो वेस्ट में शामिल के किस राज्य में स्थित है। अब बताइए क्यों न्यूज़ में बना, अगर आपको पता होना चाहिए जीरो वेस्ट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्या है, 20 सिटी टूवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव शुरू है, ये यूएनएप के द्वारा समर्थन है। मतलब क्या, सिटीज़ का जो कचरा है कम करना, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ावा देना, मतलब वही आइटम बार बार यूज हो, है ना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, इसको शुरू कर रहा है यूनेप ने शुरू किया है, यून हैबिटेट के अंतर्गत। हैबिटेट के अंदर यूनेप ने शुरू किया है इसको, यूनेप जिसको 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था, नैरोबी मुख्यालय है ना, उसने शुरू किया है। अब उसमें एक शहर है वर्कला जिसको हाल में शामिल किया गया है, ये कहाँ पे आता है, किस राज्य में आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, केरला। केरला में अगर आप देखोगे ये वर्कला नामक स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, जन समर्थन पोर्टल के बारे में, कि भाई जन समर्थन पोर्टल क्यों है, क्यों न्यूज़ में था, ये भी जान लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि 41 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं जन समर्थन के पोर्टल में, जिसको शुरू किया गया था 6 जून 2002 को। इसका पर्पज़ क्या था कि सरकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक बढ़े, लोन प्रोसेस आसान हो, डिजिटल मार्केट प्लेस बने, लोग आसानी से कनेक्टिविटी कर पाएँ, ये सारा पर्पज़ इसका था। इसमें जो ऑप्शन दिए गए उनमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
प्रोवाइड अ सिंगल विंडो फॉर क्रेडिट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, मतलब क्या, क्रेडिट लिंक जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें सिंगल विंडो प्रदान करने इसका पर्पज था। 6 का बी था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, करीबा डैम जाम्बेजी नदी में, ये तो करेक्ट हो जाएगा। लेक करीबा आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मैन मेड झील है, और विक्टोरिया जो वाटरफॉल वो भी जाम्बेजी में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, और 3 के तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। 9 क्वेश्चन में किसके बारे में बात हुई है कि द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थ्रू ए डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम। मतलब क्या, सरकार क्या कर रही है, पैसिव जो घटक को निर्माण करने के लिए पीएलआई योजना को प्राथमिकता दे रही है, यहाँ पे कह रहा है। चलिए देखते हैं। दूसरा कि एक्टिव कंपोनेंट जो लाइक सेमीकंडक्टर ऑलरेडी कवर्ड अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें पर्पज ये है कि भारत ने जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था उसमें एक्टिव कंटेंट आ गए, जैसे सेमीकंडक्टर है। वहीं पैसिव में क्या आ जाएगा, अलग जो अलग प्रोडक्ट है जो पैसिव में आ जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है, पीएलआई के अंतर्गत इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट को बढ़ावा देती है, ये तो आपको पता है। अब कौन कौन से कंपोनेंट इसमें घटक कवर किए जा रहे हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, स्विच है। इसका पर्पज क्या है कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ठीक है। अब इसका कथन भी करेक्ट हो जाएगा, कारण भी करेक्ट हो जाएगा। पीएलआई स्कीम में एक पैसिव को कम कवर किया गया है, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ऑलरेडी एक्टिव कंपोनेंट को कवर कर दिया गया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेम्ड आफ्टर द माउंटेन पीक इन उत्तराखंड। उत्तराखंड पर चोटी के नाम पर रखा गया है। यह स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 का 5वां जहाज है। किस जहाज के बारे में बात हो रही है, जो कंबाइंड डीजल और गैस प्रणोदन प्रणाली का सामना का प्रोपल्शन सिस्टम से लेस है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल व मीडियम रेंज के सिस्टम से भी लेस है। किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा नीलगिरी क्लास। तो नीलगिरी क्लास जो प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत एक उन्नत संस्करण है, वो स्टील टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये बात इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। पॉलिटी के मैं 400 जो MCQs कवर करवा रहा हूँ, वो PDF तो उसका अब 50 रुपीज़ में रखा गया, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, PDF को डिज़ाइन करने सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें पहली बार रखा गया है। लेकिन वीडियो सारी फ्री रहे कम्प्लीटली, आप वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने जो डाले हैं उनमें अगर आप देखोगे ना, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेके कंप्लीट पॉलिटी, मतलब 400 क्वेश्चंस में मैं कम से कम आपको 1500 फैक्ट बताऊँगा, और वो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 7 से 8 घंटे का टोटल वीडियो रहेगा। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसे देख लीजिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, मैराथन भी आएगा। तो मैराथन का वेट मत करो, रिवीजन करना, एक बार पढ़ने के लिए वीडियो जरूर देखो, क्योंकि कुछ कमी लगे तो कमेंट करना। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूँगा। इस तरह से मैं इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी तो चला ही, हिस्ट्री की, सभी की सीरीज लेके आऊँगा। तो अगर आप देखोगे, कमेंट करोगे तो